गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आप लोगों को खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के बारे में बताना। देखिए कल जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया था पहले कि मतलब जो है पौधों में स्थानांतरण या संवहन या परिवहन कैसे होता है। जंतु में परिवहन को आप पढ़ चुके हो। इसके बाद पौधों में परिवहन को आपको बताया गया था कि पौधों में परिवहन दो प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जल व खनिज लवणों या खनिज लवण है या खनिज तत्व हैं, उनका जो संवहन है वो जो है जाइलम द्वारा होता है। जाइलम में जो कोशिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिनियाँ, जाइलम वाहिकाएँ और जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे, इनके बारे में आपने पढ़ा था कि जड़ों द्वारा ये जल को इब्जात करते हैं और पौधों के शेष भागों तक पहुंचाते हैं। तो ये तो जल का संवहन जो होता है ये आपको बताया गया था कि जाइलम द्वारा होता है। अब आपको यहाँ पर आज बताया जाएगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। देखिए पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या संवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, क्योंकि फ्लोएम का निर्माण चार चीज़ों से होता है। वो है आपका चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब बोलते हैं, और इसके बाद सह कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे। ये चार संरचनाएं मिलकर के फ्लोएम का निर्माण करती हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पौधों में भोजन पत्तियों में बनता है। पत्तियों से बनने के बाद क्योंकि अनेक नलिकाएं जो चालनी नलिकाएं होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ पर चालनी प्लेट बनाती हैं, जहाँ से पत्तियों में बना हुआ भोजन उन चालनी नलिकाओं से होता हुआ जड़ों पर पहुँचता है। फिर जड़ों से पौधों के संपूर्ण भागों में भोजन पहुँचता है। तो ये जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है जल का संवहन, तो वो परासरण के कारण होता है, क्योंकि उससे परासरण दाब के कारण जल को वो खींचता है और मूल दाब लगने के कारण वो पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये क्रिया जो है विसरण द्वारा होती है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, विसरण का मतलब होता है कि ये क्रिया अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होती है, विसरण द्वारा होती है। फ्लोएम जो है भोजन का जो स्थानांतरण करता है किस रूप में करता है? सुक्रेज के रूप में करता है। क्वेश्चन एक आता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा सुक्रेज के रूप में होता है। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, क्योंकि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद ये चालनी नलिकाओं के माध्यम से ये जड़ों तक पहुंचती हैं, फिर जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। लेकिन ये क्रिया विसरण द्वारा होती है, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होती है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से सर्वमान सिद्धांत मुंच परिकल्पना, जिसे वैज्ञानिक मुंच ने दिया था, मुंच परिकल्पना के लिए मुंच वैज्ञानिक ने एक प्रयोग बताया। वो प्रयोग क्या है कि मुंच ने सबसे पहले क्या लिया था, दो जल से भरे हुए पात्र लिए थे और इसमें दो परासरणदर्शी लिए थे, अर्धपारगम्य झिल्ली के बने हुए। ये दो क्या है, परासरणदर्शी ए, परासरणदर्शी बी, और ये जल से भरे हुए दो पात्र हैं। इनको दोनों को कैपिटल टी नली से जोड़ दिया। ये टी नली है और ये जो जल से भरे दोनों पात्र हैं इनको भी स्मॉल टी नली से जोड़ दिया इस प्रकार। ठीक है। अब इसमें जो है किया क्या कि एक में चीनी का घोल यानी शर्करा का विलयन भर दिया, शर्करा का विलयन, और एक में सादा जल भर दिया, केवल जल। ठीक है। अब क्या किया कि इस क्रिया को देखा तो देखा कि ये क्रिया अधिक सांद्र विलयन से, क्योंकि चीनी का घोल जो है वो क्या है, अधिक सांद्र है, और ये जो जल है वो क्या है, कम सांद्र है। तो ये क्रिया अधिक सांद्र विलयन से मतलब इधर की ओर से होती हुई ये बी की तरफ पहुंचती है, यानी कम सांद्र विलयन की ओर। और ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक, क्योंकि जो पदार्थ की मात्रा बढ़ी वो इससे होकर के फिर इस पे आ गई। तो यानी इसमें क्या है, जल के अणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे इसका आयतन बढ़ता है और यहाँ से फ्लो होकर के जल में पहुँचता है।
जब इसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि अर्धपारगम झिल्ली के बने होते हैं, तो इनसे जल बाहर निकल आता है, फिर ये जल होकर के यहाँ से इधर फिर वापस आता है। ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों ओर पदार्थ की मात्रा बराबर ना हो जाए। इसलिए इसे मात्रात्मक प्रवाह का नियम या द्रव्यमान प्रवाह का नियम भी कहते हैं, जो वैज्ञानिक मुंच ने दिया था। तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिक मुंच ने, कि यह क्रिया अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होती है। तो इन्होंने प्रयोग में सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले इन्होंने दो परासरणदर्शी ए और बी लिए, जो अर्धपारगम झिल्ली के बने होते हैं। इन दोनों को जल से भरे हुए पात्र में डुबो दिया और दोनों जल के पात्र आपके जो है कैपिटल स्मॉल टी नली से जोड़ दिया और दोनों परासरणदर्शी को कैपिटल टी नली से जोड़ दिया। अब कुछ समय बाद देखा कि जो परासरणदर्शी ए है, इसमें जल के अणु अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर का विलयन बढ़ जाता है और वो क्रिया ए से बी की ओर होने लगती है। और ये क्रिया फिर जब बी में ये पहुंचते हैं पदार्थ, तो बी में इसका मात्रा बढ़ जाती है और इससे जल के अणु बाहर निकलने लगते हैं। ये क्रिया फिर जब यहाँ जल का आयतन बढ़ेगा तो फिर से ए की तरफ आ जाते हैं। ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों ओर पदार्थ की मात्रा बराबर ना हो जाए। इसलिए इसे मात्रात्मक प्रवाह का नियम या द्रव्य मुंज परिकल्पना भी कहते हैं, द्रव्यमान प्रवाह का नियम भी कहते हैं। यही आपकी मुंज परिकल्पना है जो वैज्ञानिक मुंच ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा सुक्रेज के रूप में होता है, क्योंकि पत्तियों का निर्माण, वो भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है और ये एक तरफा होता है, मतलब दो तरफ से होता है। जो आपका जल का संवहन होता है वो एक तरफा होता है, क्योंकि जड़ों में मूल दाब के कारण जल को कहाँ, पौधों के शीर्ष भागों तक पहुँचाता है। तो वो क्या हुआ, एक तरफा हुआ, क्योंकि वो नीचे से ऊपर की ओर क्रिया हो रही। और इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण ऊपर से यानी पत्तियों से जड़ की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर, यानी दो तरफा होती है। तो इस प्रकार ये आपको खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है। इसके बाद आता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम ये दोनों आपके जटिल संवहन ऊतक हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं या संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये पदार्थों को आदान प्रदान पहुंचाने का काम करते हैं। संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जटिल ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर आता है। तो जाइलम क्या है, ये जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या है, ये खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा, जाइलम का निर्माण जाइलम वाहिकाओं, ट्रैकेट्स बोलते हैं, जाइलम वाहिनिकाएं, फिर जाइलम मर्दूतक, फिर जाइलम रेशे। इनका निर्माण इन चार प्रकार की संरचनाओं से होता है, जाइलम वाहिकाओं, जाइलम वाहिनिकाएं, जाइलम मर्दूतक, जाइलम रेशे। इसी प्रकार फ्लोएम का निर्माण चार प्रकार की संरचनाओं से होता है। एक, चालनी नलिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, फिर तीसरा फ्लोएम मर्दूतक, फिर फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे, इन चार प्रकार की संरचनाओं से फ्लोएम का निर्माण होता है। जल का संवहन जाइलम वाहिकाएं ही करती हैं, जाइलम वाहिनिकाएं करती हैं, लेकिन जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण चालनी नलिकाएं ही करती हैं और कुछ सहकोशिकाएं भी होती हैं। बाकी कुछ कोशिकाएं, इनमें से फ्लोएम मर्दूतक केवल डेड होता है, बाकी सभी जीवित होते हैं। इनमें से जो है जाइलम वाहिकाएं और ये जाइलम मर्दूतक केवल मृत होता है, बाकी सभी जो है आपकी सजीव होती है। तो इस प्रकार ये कार्य करते हैं। ये क्रिया जो जाइलम में होती है परासरण के द्वारा होती है और ये क्रिया विसरण द्वारा होती है। ये क्रिया जाइलम में क्या होती है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होती है। जाइलम में जो क्रिया होती है, फ्लोएम में जो क्रिया होती है अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर होती है। इस प्रकार आपका ये परिवहन आपको जंतुओं में और पौधों में परिवहन बताया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी जैविक क्रिया आ रही है वो है आपका उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या है, देखिए शरीर में जो हानिकारक विषैले तत्व बनते हैं वो अनेक रूपों में शरीर से बाहर होते हैं। शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं।
माने बाहर की ओर सर्जन में निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जी अंग कहते हैं। आपके शरीर में 4 उत्सर्जी अंग हैं जो पदार्थों को या हानिकारक व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। एक होता है त्वचा, स्किन, जो श्वेत ग्रंथियां, क्योंकि त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जो पसीने को बाहर निकालती हैं। हानिकारक विषैले तत्व पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, वो श्वेत ग्रंथियों का काम होता है। इसी प्रकार त्वचा के बाद आता है लीवर, जो पित्त का निर्माण करता है। पित्ताशय में जो एकत्र होता है तो वो होता है यकृत। तो यकृत भी आपका, लीवर भी आपका उत्सर्जी अंग है, ये भी हानिकारक व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके बाद आता है फेफड़े। फेफड़े भी आपके, क्योंकि आप ऑक्सीजन शुद्ध वायु को ग्रहण कर रहे हो, अशुद्ध वायु यानी CO2 को बाहर निकाल रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, एक्सक्रीशन करते हैं। उत्सर्जी अंग में फेफड़े भी आते हैं। लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, किडनी, जो हानिकारक व्यर्थ पदार्थों को शरीर से यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। वो है आपका वृक्क या गुर्दे या किडनी बोलते हैं ये। तो ये 4 उत्सर्जी अंग हैं जो आपके शरीर में पाए जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। तो आपको जो उत्सर्जन में है वो आपको किडनी के बारे में बताया जाएगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इमेज में समझाया जाएगा। थैंक यू बेटा।